हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा बंगाल के एक समय के सबसे रिचेस्ट फैमिली के बारे में। लंबे समय तक रिचेस्ट डायनेस्टी, अगर मैं पूरे इंडिया की रिचेस्ट फैमिली की बात करूं तो गलत नहीं होगा। आज मैं बात करूंगा जगत सेठ डायनेस्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग ये मानते होंगे कि जगत सेठ एक आदमी था, पर जगत सेठ एक आदमी नहीं था, पूरी की पूरी डायनेस्टी थी, पूरी की पूरी फैमिली थी। तो आज हम जगत सेठ फैमिली का इतिहास जानेंगे। अगर हम इनकी फैमिली हिस्ट्री देखें बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो ये मारवाड़ के गहलोत राजपूत हुआ करते थे। फिर इनमें से एक राजा गिरधर सिंह गहलोत जैनिज़्म में कन्वर्ट हो गए और जगत सेठ के जितने भी डायनेस्टी है, पूरी डायनेस्टी है, वो लोग गिरधर सिंह गहलोत के ही वंशज है। 1962 में हीरानंद साहू मारवाड़ के नागौर से निकलना चाहते थे और पूरे इंडिया में घूमना चाहते थे पैसा कमाने के लिए। उसी समय एक जैन गुरु ने, धर्म गुरु ने उनको सलाह दी कि आप पटना जाओ, पटना में बहुत अमीर लोग रहते हैं, पैसा बहता है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो हीरानंद साहू पटना चले गए। पटना में इतना पैसा देख के वो अट्रैक्ट हो गए और वहाँ पर ही रहने लगे। वहाँ पे वो बैंकर बन गए और ट्रेडर बन गए। वो यूरोपियंस के साथ ट्रेडिंग करने लगे और ट्रेडिंग करने में वो इतने सक्सेसफुल हुए कि वो यूरोपियंस को ही उधार देने लगे। उसके बाद हीरानंद साहू के 7 बेटे हुए। वो 7 बेटे जब बड़े हुए तो वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बैंकिंग करने लगे। पर इन बेटों में सबसे अहम नाम था सेठ मानिकचंद। सेठ मानिकचंद गए ढाका और ढाका में जाके बस गए, वहाँ पे जाके वो बैंकिंग करने लगे। मानिकचंद ढाका में बिल्कुल अच्छे से सेटल्ड हो गए थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। पर पूरे भारत में एक पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो गया था क्योंकि औरंगज़ेब का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होता जा रहा था। औरंगज़ेब के अंडर जितने भी चीफ और वाइसरॉयज थे वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग करने लगे थे। तभी जो बंगाल के नवाब थे उनकी दीवानी सौंपी गई मुर्शीद कुली खान को औरंगज़ेब द्वारा। मुर्शीद कुली खान बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल व्यक्ति थे और वो जैसे ही ढाका में गए दीवानी करने, मानिकचंद के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो गए। धीरे धीरे मुर्शीद कुली खान और मानिकचंद ने मिलके ढाका में अपना इन्फ्लुएंस तगड़ा कर लिया और ढाका के पावरफुल व्यक्तियों में गिने जाने लगे। ढाका उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, पर मुर्शीद कुली खान और बंगाल के नवाब के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो औरंगज़ेब ने उसको सॉल्व करने के लिए बंगाल के जो उस समय नवाब थे उनको भेज दिया पटना कि तुम पटना से गवर्न करोगे, और मुर्शीद कुली खान को कहा कि तुम अपना दीवानी ऑफिस, दीवानी दफ्तर जो है वो ढाका से शिफ्ट कर लो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का उस समय नाम था मकसूदाबाद। तो दोस्तों, मुर्शीद कुली खान के साथ मुर्शिदाबाद आ गए मानिकचंद भी। मानिकचंद ने भी अपना सारा बिजनेस मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया मुर्शीद कुली खान के साथ। मानिकचंद ने अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा लिया कि नवाब के जितने भी ट्रेजरी थी, जितना भी खजाना था, सबकी देख रेख अब मानिकचंद करने लगे थे। मानिकचंद के ऊपर ही जिम्मेदारी थी पूरे बंगाल की इकनॉमी को चलाना, इकनॉमी को संभालना। यहाँ तक कि टैक्स भी मानिकचंद ही कलेक्ट करते थे। मानिकचंद ने इतना पैसा कमा लिया था मुर्शिदाबाद में कि उनको सेठ ऑफ मुर्शिदाबाद का टाइटल दिया गया। और दोस्तों, लोग ये भी मानते थे कि उनके पास इतना पैसा है कि वो सोना और चांदी का दीवार बना सकते हैं गंगा नदी में, और गंगा नदी का फ्लो जो है वो रोक सकते हैं। मानिकचंद ने 2000 की फ़ौज भी रखी हुई थी अपने पर्सनल एक्सपेंस पे। मानिकचंद की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे फतेहचंद को अडॉप्ट कर लिया। 1722 में जब मानिकचंद की मृत्यु हुई तब उनकी सारी संपत्ति फतेहचंद के पास आ गई, और ये माना जाता है कि 1724 में फतेहचंद पूरे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनको टाइटल दिया गया जगत सेठ फतेहचंद। जगत सेठ पहला टाइटल फतेहचंद को ही मिला था। जगत सेठ का मतलब होता है बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। मुर्शीद कुली खान के गुजरने के बाद उनके जमाई शुजा-उद-दौला ने गद्दी संभाली मुर्शिदाबाद की। शुजा-उद-दौला के साथ भी बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे थे जगत सेठ फतेहचंद के। जगत सेठ
फतेहचंद को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन दिया गया था बंगाल के पॉलिटिक्स में। पर दोस्तों कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जब शुजा-उद-दौला के बेटे सरफराज खान ने गद्दी संभाली। पहले तो सरफराज खान और फतेहचंद के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, पर एक दिन सरफराज खान ने फतेहचंद के बेटे की बीवी यानी फतेहचंद की बहू के ऊपर गंदी नज़र डाली। तब से फतेहचंद और सरफराज खान में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। फतेहचंद ने अलीवर्दी खान के साथ संधि की कि सरफराज खान को उखाड़ फेंकना है। अलीवर्दी खान ने फतेहचंद के साथ मिलकर सरफराज खान के ऊपर हमला कर दिया, रिवोल्ट कर दिया और सरफराज खान को हरा दिया। उसके बाद मुर्शिदाबाद की गद्दी संभाली अलीवर्दी खान ने। उसके बाद से फतेहचंद एक लग्जरी लाइफ बिताने लगे। 1744 में जगत सेठ फतेहचंद की मृत्यु हो गई, पर उससे पहले अपनी सारी जायदाद वो अपने पोते माधव राय को दे के गए थे। माधव राय फतेहचंद के बड़े बेटे आनंद चंद के बेटे थे। जगत सेठ फतेहचंद की सारी संपत्ति माधव राय के पास आने के बाद ऑटोमेटिकली माधव राय को जगत सेठ की उपाधि मिल गई थी और बंगाल के इतिहास में माधव राय, जगत सेठ माधव राय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक बार क्या हुआ था, बंगाल के उस समय के नवाब सिराजुद्दौला ने माधव राय से 3 करोड़ रुपए लोन मांगे थे, जो कि माधव राय ने देने से मना कर दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने माधव राय की इंसल्ट की और माधव राय को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। फिर माधव राय ने ये ठान लिया कि वो अपने पैसे के दम पे सिराजुद्दौला की गद्दी उखाड़ फेंकेंगे। जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ अंग्रेज़ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, तो मीर जाफ़र के साथ मिलके माधव राय ने सारा पैसा लगा दिया, अपना बहुत पैसा लगा दिया अपने ख़जाने में से और अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और मीर जाफ़र के पास गद्दी आ गई, जो कि माधव राय के बहुत अच्छे मित्र थे। उसके बाद 1764 में माधव राय को मीर कासिम ने मर्डर कर दिया। उसके बाद सारी जो संपत्ति थी, जगत सेठ का टाइटल था, वो गया माधव राय के बेटे कुशल चंद के पास। उसके बाद कुशल चंद कहलाने लगे नए जगत सेठ, नए बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। कुशल चंद ने करीब करीब 19 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेजरी संभाली, उनके ट्रेजरर बने रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी संपत्ति जगत सेठ कुशल चंद संभालते थे। पर दोस्तों 19 साल काम करने के बाद कुशल चंद की मृत्यु हो गई और तब तक जगत सेठ की जो संपत्ति थी वो भी कम होता गया। कुशल चंद के बाद नए जगत सेठ बने कुशल चंद के भतीजे हैरिक चंद। हैरिक चंद को जगत सेठ की सारी संपत्ति इसलिए मिली क्योंकि कुशल चंद के जो बेटे थे गोकुल चंद, उसकी मृत्यु 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। कुशल चंद के मरने से पहले ही उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका कोई भी संतान नहीं बचा था, इसलिए उनके भतीजे हैरिक चंद को सारी संपत्ति दे दी गई और नए जगत सेठ भी बना दिया गया। हैरिक चंद के टाइम से जगत सेठ की जो संपत्ति थी उसमें डिक्लाइन आने लगा, संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और जगत सेठ हैरिक चंद के बाद जो उनके बेटे जगत सेठ इंद्रचंद बने, तब तक सारी संपत्ति ख़त्म हो गई थी और नौबत यहाँ तक आ गई कि जगत सेठ इंद्रचंद के पास कोई भी संपत्ति नहीं बची थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि जगत सेठ इंद्रचंद को 1200 यूरो प्रति वर्ष एज अ पेंशन के तौर पे दिया जाए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो दोस्तों जगत सेठ उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर पलने लगे। पर अभी भी ये माना जाता है कि जगत सेठ कुशल चंद जो थे, उन्होंने बहुत सारी संपत्ति, अपने आधे से ज़्यादा जो संपत्ति थी, हीरे जवाहरात थे, वो किसी सीक्रेट जगह पे दफना के गए थे। अलग अलग जगहों पे वो दफना के गए थे, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। ये अभी भी एक सीक्रेट है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी जगत सेठ फैमिली, जगत सेठ डायनेस्टी की कहानी, बंगाल के सबसे अमीर आदमी और एक समय में भारत के सबसे अमीर फैमिली की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।